औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अज़ीज़ुर रहमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीज़ केमिस्ट। हमने कुछ दिनों पहले जो है एक सीरीज स्टार्ट की थी लेक्चर्स की, बायोकेम की। तो उसमें हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का किस तरह मेटाबॉलिज्म है और कौन से कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स हैं तो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं विद थ्रू मेटाबॉलिज्म, और हमारी बॉडी को किस तरह जो है ना वो रेगुलेट करते हैं। आज हम बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच जो है वो एसेंशियल ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच इज नेम एज 300, उसको हम स्टडी करेंगे। उसके कुछ लेक्चर्स हैं पोस्ट कंटेंट में हमारे, तो उनको जो है हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। मैंने जो है चैनल पे जो है डिफरेंट टाइप के लेक्चर जो है वो अपलोड किए हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल हो गई, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेक्चर भी अपलोड करने। तो मैं हर टाइप्स और हर ब्रांच के जो भी लेक्चर्स होंगे ना उनकी डिफरेंट प्ले लिस्ट बना लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास लेक्चर्स नहीं हैं। कोशिश की है कि जितने भी लेक्चर्स हैं जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो भी कोर्स आउटलाइन आती है उनकी, तो उस हिसाब से प्रॉपर तौर पे जो भी टॉपिक हो उसमें सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो आज जो है हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं अपना। उससे पहले आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। अच्छा, हमें एसेंशियल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है बफर। हम लोगों ने बफर को देखना है, व्हाट इज मीट बाय बफर, और उसके बाद जो है सारा टॉपिक और जो भी आगे टॉपिक्स हैं उनको हमें स्टडी करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बफर सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉल्यूशंस की वो टाइप जो अपनी फिक्स्ड पीएच के खिलाफ जो है ना अपनी फिक्स्ड पीएच ही रखे, चाहे जो मर्जी उसे मीडियम मिले, चाहे एसिडिक मीडियम मिले चाहे बेसिक मीडियम मिले। जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, उसकी कोशिश होती है कि उसकी पीएच जो है वो सेम रहे, ठीक है। हाँ, अगर हम बहुत आर्टिफिशियली पीएच चेंज कर देते हैं तो फिर उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट होगा। बफर इस तरह जो है ना वो सॉल्यूशन है जो अपनी पीएच को मेंटेन करने के लिए, जबकि उसे एसिड और बेसिक मीडियम में डाला जाता है, तो अपने पीएच के खिलाफ जो भी मजम्मत होती है ना उसको रोकता है, ठीक है। और एसिड और बेस में जैसे मीडियम में से डाला जाता है तो वो एसिड और बेस के मीडियम को ना न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है और न्यूट्रलाइजेशन से अपने पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, बफर सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट द चेंज पीएच ऑफ अपॉन द एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी। इसके बाद आता है बफर कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है सलाहियत, कि किसी भी बफर सॉल्यूशन के पास कितनी सलाहियत है रेजिस्ट करने की, अपनी पीएच की चेंज को रेजिस्ट करने की कितनी सलाहियत है, उसे कहते हैं बफर कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है टाइप्स ऑफ बफर, कि बफर की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं बफर की, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बेसिक बफर। जो एसिडिक बफर होगा ना वो अपना वीक एसिड होगा मिक्सचर का, और साथ में जो उसका सॉल्ट होगा ना वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनेगा, ठीक है। इस तरह बेसिक बफर जो है ना वो मिक्सचर होगा वीक बेस का, और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो है ना बनने से जो है ना मिलने से बनेगा। तो आपने इसका डिफरेंस तैयार कर लेने, एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है। एसिडिक बफर जो है वो मिक्सचर है वीक एसिड का, और उसका जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के मिलने से बनेगा, जबकि बेसिक बफर वो होगा जो कि वीक बेस से बना होगा और उसका जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने के बाद जो है ना वो बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है। अब एसिडिक बफर में क्या होगा कि वीक एसिड है, ये एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। अब इसी का सॉल्ट जो है ना, ये देखिए ना, CH3 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब ये NaOH इसके साथ जब रिएक्ट करेगा ना NaOH, तो इसका एक हाइड्रोजन आयन और NaOH का में से एक OH नेगेटिव आयन वो रिलीज हो जाएगा वाटर की फॉर्म में, और Na जो है ना वो इस एसीटेट आयन के साथ आके कंबाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना सोडियम एसीटेट जो है ना एक साल्ट बनेगा। अब ये एसिटिक एसिड और सोडियम साल्ट ये ये जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने की वजह से बना है हमारे पास साल्ट, और ये एक वीक जो है ना वो एसिड है। इस तरह ये जो है ना NH4OH, ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। उस इसमें क्या होता है
कि ये एक वीक बेस है, ठीक है। अब इसका जो साल्ट है ना, वो कैसे बनेगा कि NH4OH जो है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब HCl से इसका जो है ना रिएक्शन होगा, तो इसका OH NH4O का OH नेगेटिव आयन देगा, और HCl का जो है ना H पॉजिटिव आयन, वो मिलके H2O बनाएंगे। और यहाँ पे जो Cl नेगेटिव की आयन है वो अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना देंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। एसिडिक वेपर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एंड while द बेसिक वेपर इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसके पीएच को देखना है। यहाँ पे एक डिफरेंस इक्वेशन है, उसकी डेरिवेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एसिड है। जब इसकी जो है ना आयनाइजेशन होगी तो ये स्टेट आयन और H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे जब इस के की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, हमारा प्रोडक्ट ये है तो प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। अब यहाँ से H पॉजिटिव आयन हमने पीएच को फाइंड करना है, क्योंकि एसिड और बेस की विद द हेल्प ऑफ सेंड्रल्स इक्वेशन, और सेंड्रल्स इक्वेशन हेंड्रल्स इक्वेशन जो हमें कहती है कि पीएच कैसे फाइंड करनी होती है हमें। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन हम साइड पे ले जाएंगे, ठीक हो गया। और ये इस तरीके से जो मैथमेटिकल जो है ना अरेंजमेंट करेंगे, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे नेगेटिव लॉग लेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लिया, इसका नेगेटिव लॉग लिया, इसका अलग, इस टर्म का अलग से लिया आपने, इसका अलग से लेना है, फिर ये एक ही साथ नेगेटिव लॉग अलग से लेना है। फिर जो ये हमारे पास टर्म बन रही है, ये वाली टर्म, इसके साथ जो है हम लोगों ने अलग अलग नेगेटिव लॉग लेना है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। अब ये देखें, नेगेटिव लॉग जो है वो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पीएच जाती है, इसका नेगेटिव लॉग ऑफ के पी के हमारे पास आता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो एसिड ऊपर पड़ा है और साल्ट नीचे पड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेने के लिए ये जो हम जो साल्ट है उसको ऊपर ले जाएंगे और एसिड जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास एक हंड्रेड इक्वेशन आ जाएगी जो हमें पीएच बता देगी। इसी तरह का हम लोग बेस की जो है कंसंट्रेशन जो है, बेस की जो है पीओएच पीएच कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देखनी है। कि हमने एक बेस है, उसको जो है ना हमने आयोनाइज कर देना है उसकी आयंस में, फिर उसकी केबी की वैल्यू लिखनी है, देन उसके ओएच नेगेटिव आयन साइड पे ले जाना है, और फिर वहां से नेगेटिव लॉग लेके मैथमेटिकल डेरिवेशन करके, जिस तरह ये की है बिल्कुल कंटिन्यूसली ये करके हमारे पास पीओएच की वैल्यू आ जाएगी। और जब जैसे ही हमारे पास पीओएच की वैल्यू आएगी, याद रखिएगा हमेशा जो है ना पीएच पूछते हैं, पीओएच कभी भी नहीं पूछे। जो जो हमारे पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने एक सिंपल सा रूल याद रखा हुआ है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल 14, और वहां से जो है ना एक जो पीओएच हमारे पास आई हुई है, तो हमारे हम लोग पीएच की वैल्यू जो है वहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जब बेस की जो है ना हमेशा जो है ना पूछी जाती है पीएच, तो सबसे पहले आपने पीओएच निकालनी है इस इक्वेशन से। देन इसके बाद जो है ना आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जो है ना क्लासेस में, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो वहां से उस रिलेशन से आपके पास पीओएच की वैल्यू आ गई है, तो पीएच को आप साइड पे रख देंगे, 14 में से पीओएच को नेगेटिव करेंगे तो आपके पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट की है pH ऑफ एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ हेंड्रल्स इक्वेशन। देन इसके बाद जो है ना हम लोग देखते हैं कि pH किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो है ना वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। तो इसमें ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं ना, वो अपने आयंस में मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो जाती हैं जब जैसे ही उनको जो है ना वो और मीडियम मिलता है, एक एसोसिएशन मीडियम मिलता है, ठीक है। और वीक बेस और जो है ना वीक एसिड जो है ना वो स्पीशीज होती हैं जो कि कम्प्लीटली तौर पे डिसोसिएट नहीं हो पाती हैं अपने डिसोसिएटेड मीडियम में, ठीक है। तो ये आपने कंसेप्ट याद रख लेना है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2SO4 है, वैसे 7 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो है ना H2SO4 है, HCl है, और भी इस तरह के हैं, ठीक है, लिस्ट है। तो इसमें जो सबसे पहले जो है ना किंग ऑफ केमिकल जिसे कहते हैं वो H2SO4 है। जैसे ही अब उसकी जो है ना हम लोगों ने डिसोसिएशन करनी है, तो देखें वो 2H पॉजिटिव आयन और एस सल्फेट आयन में जो है ना हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली हमारे पास थी 0.005, जबकि हमारे पास रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, डिसोसिएशन शुरू नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो है ना इनकी आयंस की कंसंट्रेशन भी जीरो थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास टाइम गुजरेगा, इसकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। अब इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी ना, वो क्योंकि इक्वली तौर पे हमने डिसोसिएशन करवानी है इनकी, तो इसकी H पॉजिटिव आयन की भी 0.05 आ जाएगी और सल्फेट आयन की भी 0.05 आ जाएगी।
और हमारे पास जो है ना सल्फेट आयन उनका 1 मोल है। जब हम इक्वेशन को देखते हैं और इसका हमारे पास 2 मोल है, तो 0.005 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। हम लोग नेगेटिव लॉग सिंपल ले लेंगे तो हमारे पास जो है ना वो ये वैल्यू जो है आ जाएगी पीएच की। तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझाई है कि किस तरह भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच फाइंड करते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है जब रिएक्शन शुरू नहीं हो पाता, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी वैसे होती है और उसके जो आयन की कंसंट्रेशन जीरो होती है। लेकिन जैसे ही टाइम T सेकंड पे जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है तो उसकी कंसंट्रेशन जीरो होने लग जाती है। और उसकी कंसंट्रेशन जो है जितनी, क्योंकि कम्प्लीटली तौर पे डिसोसिएट होना है, तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी उतनी इनकी आयन की, चाहे 3-4 आयन बन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतनी ही कंसंट्रेशन इनकी होती है। ठीक है। तो उसके बाद हमने इनकी मोल्स को देखना है। अगर यहाँ पे 2 मोल्स हैं या 3 मोल्स हैं तो उसकी कंसंट्रेशन से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास आज पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई है। इसकी कंसंट्रेशन हमने नहीं देखना क्योंकि हम पीएच फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारा सिर्फ लिंक है आज पॉजिटिव आयन से। तो यहाँ से हम नेगेटिव लॉग लेके हम पीएच फाइंड कर सकते हैं। इस तरह और भी एग्जांपल है, आप लोग देखें। ये भी एग्जांपल है, इसको आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। किस तरह जो है ना वो बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। बेस में देखें हम लोगों ने OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाली है। जो है ना इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0 0 थी, और फिर जब टाइम गुजरा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन POH फाइंड की, और POH के बाद हमने जो है ना वो फार्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो हम लोग ने लगा के जो है ना पीएच फाइंड की है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो है ना किस तरह वीक एसिड और वीक बेसिस की कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है। ठीक है। तो वीक एसिड और वीक बेस की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि आर द स्पीशीज दैट डू नॉट डिसोसिएट इनटू द सम एक्सटेंट। ठीक हो गया। तो ये जो है ना सेम लेवल पे मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट नहीं हो पाते, जैसे इनको जो है ना वो किया जाता है। ये सम एक्सटेंट के तौर पे जो है डिसोसिएट हो पाते हैं। कभी कभार थोड़ा डिसोसिएट होंगे, कभी कभार ज़्यादा डिसोसिएट होंगे। तो ये जो है ना आपको एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूछ जाता है अक्सर कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जैसी डाइल्यूशन होगी तो उनकी डिसोसिएशन से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना उनकी डाइल्यूशन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उनकी जितनी बड़ी डाइल्यूशन कर दें, उन्होंने जो है ना डिसोसिएट होना है, तो वो मुकम्मल तौर पे अपने आयंस में डिसोसिएट होना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यूज पीएच की वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास वीक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल उसकी कंसंट्रेशन C है, जबकि कोई उस टाइम पे हमारे पास लॉस का उसमें कोई रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, टाइम जीरो है, तो उसकी कंसंट्रेशन सपोज C कंसंट्रेशन है, तो उसके जो है ना आयंस की कंसंट्रेशन जो है ना उस वक्त बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा तो इसमें से इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जितनी इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उतनी इन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेशन थी, उसमें से फैक्टर C अल्फा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। C अल्फा मतलब होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। ठीक है। जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का जो फैक्टर हमारे पास C अल्फा है, ये जितना इससे रिलीज हो रहा है उतना जो है इनमें ऐड हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखें एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन में जो है ना C अल्फा मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो C है ये है कंसंट्रेशन, C अल्फा जो है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है। ये दो चीजें आपने याद करनी है। और ये जो अल्फा होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहते हैं या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को कहते हैं किसी भी एसिड और बेस के। ठीक है। तो हम लोग इसकी जो है ना वो डेरिवेशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो हम उस फार्मूले पे जाते हैं। सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करते हैं। के की वैल्यू जो हमारे पास ये प्रोडक्ट थी और रेक्टेंट हम लोगों ने लिखती हैं। देन इसके बाद जो है ना हम लोग ये देखें रेक्टेंट हैं एसीटेट आयन और पॉजिटिव आयन, इनकी कंसंट्रेशन C अल्फा है, इनकी कंसंट्रेशन C अल्फा है। तो यहाँ पे C अल्फा और C अल्फा, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास C अल्फा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख देंगे कि ए की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें C स्क्र अल्फा स्क्र, क्योंकि C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा स्क्र आ गया। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, हम लोगों ने ध्यान से याद रखना है, आपने C की जो है ना हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - अल्फा जो हमारे पास यहाँ से आता है, तो कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास C अल्फा स्क्र। इसमें से C और एक जो है ना वो C काट देंगे तो हमारे पास एक C रहेगा और ऊपर अल्फा स्क्र रहेगा। ठीक है। तो C अल्फा स्क्र डिवाइड बाय 1 - अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अच्छा, एक चीज और आपने देखनी है यहाँ पे
कि जो भी अल्फा की वैल्यू होती है वो बिल्कुल बहुत लो होती है, मतलब वन से बहुत लो होती है। तो हम इसको जो है ना वो जीरो भी कर देते हैं, तो वन माइनस अल्फा जो है ना वो वन ही आएगा। तो हमारे पास की ए की वैल्यू जो है ना वो सी अल्फा स्केयर आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा यहाँ तक मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको फिर। ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। इनिशियल टाइम पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो उस वक्त इनकी कंसंट्रेशन जीरो जीरो है। जैसे ही जो है ना रिएक्शन शुरू होगा तो इसकी कंसंट्रेशन में से डिक्रीज आएगा सी अल्फा फैक्टर से। तो जितना इसमें डिक्रीज आ रहा है उतना इनमें इंक्रीज आएगा। सी अल्फा यहाँ पे है और सी अल्फा यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक। और फिर सी अल्फा जो है यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको कहते हैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सी कंसंट्रेशन से करते हैं, और सी अल्फा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन फैक्टर है हमारे पास एज टाइम पासिस, ठीक है। तो इसमें सी अल्फा की चेंज आ रही है, तो इनमें सी अल्फा की जो है ना वो इंक्रीजमेंट हो रही है, इंक्रीज इट जो है ना वो ज्यादा रिएक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, इनकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना इसकी डेरिवेशन करते हैं, कि ए की वैल्यू लिखेंगे, ठीक हो गया। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, इसमें प्रोडक्ट हमारे पास आइंस हैं और रिएक्टेंट हमारे पास एसिड है। तो इनमें जो है ना इनकी कंसंट्रेशन सी अल्फा और इनकी कंसंट्रेशन सी अल्फा है। जब टाइम हमारे पास शुरू हो जाएगा चुका रिएक्शन, और जो है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास सी माइनस सी अल्फा है, तो ये सी स्केयर और अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी इसमें से कॉमन ले लेंगे और वन माइनस अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट जो है ना वो सी और सी जो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास सी अल्फा स्केयर रह जाएगा और वन माइनस अल्फा रह जाएगा यहाँ पे। और वन माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू जो है वो बिल्कुल बहुत लो होती है, अप्रोक्सीमेटली टू जो है ना वो जीरो होती है। तो जो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वन माइनस जीरो तो वन ही आना है। हमारे पास की एक वैल्यू सी अल्फा स्केयर आ जाएगी। देन उसके बाद जो है ना हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना अल्फा स्केयर जो है हम लोगों ने क्या करना है, कि अल्फा स्केयर जो है इस साइड में पड़ा रहेगा और जो सी है वो डिवाइड हो जाएगा कि ए से। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसकी स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, हम लोगों ने अब एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को देखना है, तो एच पॉजिटिव की आयन कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा है। तो सी हमारे पास पहले दिया गया है। अल्फा हम लोगों ने इस तरीके से ये जो प्रोसेस किया है इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। तो हम लोगों ने जस्ट वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितने बराबर है, सी अल्फा के बराबर है ना। यहाँ पे देखें एक मिनट, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितने के बराबर है, देखें सी अल्फा के बराबर है। इस तरह इस एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन सी अल्फा के बराबर है, लेकिन हम लोगों ने पीएच फाइंड करनी है, तो हम लोगों का जो इंटरेक्शन है इससे है, ठीक है। इससे हमारा इंटरेक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है ना वो अल्फा की वैल्यू हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और कंसंट्रेशन की वैल्यू जो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी और फिर उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे और फाइनली हमारे पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह पीएच जो है ना वो वीक बेसिस की भी फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो चेंज हुआ है अपने आयंस में। तो इस अब ये वीक बेस है, ठीक है। तो वो सम एक्सटेंट जो है ना डिसोसिएट होगा, मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। जो टाइम होता है 0 सेकेंड, तो उसकी कंसंट्रेशन जीरो होती है। और जैसे ही टाइम गुजरता है, जैसे एसिड का था, इसमें डिक्रीज फैक्टर आता है सी अल्फा का, जितना इसमें डिक्रीज आ रहा है उतना उनमें इंक्रीज आएगा। हमने के बी की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास बेस है। और इस तरह जो है ना हम बिल्कुल जैसे उसकी इक्वेशन जो है ना हम लोगों ने लिखी थी, तो बिल्कुल ऐसे लिख के हमारे पास जो है ना आखिर में हमारे पास फिर वही वैल्यू आ जाएगी के बी की सी अल्फा, ठीक है। सी अल्फा, ठीक है। सी अल्फा स्केयर आ जाएगी और फिर के बी जो है ना वो अल्फा स्केयर की हम लोगों ने जो है ना वो स्केयर खत्म कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ओ एच की वैल्यू कितने, वहां पे एच की वैल्यू सी अल्फा के बराबर थी, तो यहाँ पे ओ एच की वैल्यू सी अल्फा के बराबर होगी। अच्छा, अब अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से, जिस तरह हमने एसिड की कैलकुलेट की थी, बिल्कुल बेस की भी उस तरीके से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर अल्फा की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके कंसंट्रेशन हमें पहले ही गिवन होगी न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। फिर पी ओ एच में नेगेटिव लॉग लेके हम लोग इसकी पी ओ एच की वैल्यू फाइंड कर देंगे यहाँ पे। और फिर हम पी एच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास फार्मूला है पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास जो है ना वो पी एच की वैल्यू हम लोग इस जो है ना फार्मूले से जो है ना वो अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इसमें जो हम लोगों ने बफर के बारे में पढ़ा, बफर क्या चीज़ होती है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में पढ़ा कि वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो पाते हैं, और उनकी जो है ना पीएच कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कुछ किए। देन हमारे पास जो है ना वो वीक एसिड और वीक बेसिस की जो है ना वो पीएच कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी अल्फा फैक्टर को पढ़ा, जो कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी पीएच कैसे फाइंड करनी है, कि हमारे पास सी अल्फा की जो वैल्यू होगी उसमें सी की वैल्यू हमें दी हुई होगी और अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने दोनों
चाहे एसिड के लिए हो चाहे बेसिस के लिए हो। हमने के ए और के बी रिस्पेक्टिवली, के एसिड के लिए होता है और के बी बेस के लिए होता है, उस तरीके से डेरिवेशन करके हमने इसकी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे पुट करके हम हमारे पास जो है ना फाइनल कंसंट्रेशन आती है एच पॉजिटिव आयन की और ओ एच नेगेटिव आयन की, उसको हमने डिस्कस किया। और ये हमारा जो है ना टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें कोई परेशानी है, आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें क्वेश्चन, आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और जो है ना ये आज का हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। तो स्टे ब्लेस, जो है ना इस लेक्चर को देखें और अपने जो है ना क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ताकि जितनी भी वीडियोज हैं वो आपके पास जो है ना वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।